अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? जी मैम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, हमने लास्ट जो तो पढ़ा था वो था हमारे पास एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। मैंने उसकी अपलोड तो की है फाइल, लेकिन वो सुबह 7:30 से अपलोड हो रही है और 82% अपलोड हुई है बेटा अभी तक ना वो सिर्फ। ठीक है, तो मैं वो भी अपलोड कर देती हूँ। साथ हम आज का लेक्चर देखते हैं। पिछला थोड़ा सा मैं रिकॉल करती हूँ कि एक्टिविटी बेसिकली क्या थी। कौन इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेगा? एनी वन ऑफ यू जो इसको एक्सप्लेन करना चाहे? एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या था? क्यों जरूरत पेश आई थी एक्टिविटी की और एक्टिविटी कोएफिशिएंट की? देखिए हमारे पास जो है, आपको आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? जी मैम, आवाज आ रही अच्छा, है। चलें। फिर कोई भी विलिंगली जॉन सा है वो नहीं बताने को तैयार है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर अगेन इसको रिकॉल करते हैं कि क्या है कि हमारे पास जब भी सॉल्यूशंस होते हैं तो सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है कि आइडियल जो सी सिचुएशन होती है उससे थोड़ा सा डेविएट होता है। इक्विलिब्रियम जब दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं एज इसको जब हम मिक्स करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। प्रोडक्ट के केस में हमने देखना है कि जो रिएक्शन है उसका रेट क्या है, उसकी मोबिलिटी आयंस की क्या है। तो उसकी मोबिलिटी इक्विलिब्रियम से जब डेविएट होता है, जो हमारे पास आप कहना चाहिए उसके लिए वर्ड्स के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो हमारी जो स्टिचियोमेट्रिक कंसंट्रेशंस होती हैं, जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो रिएक्टेंट्स हैं वो जिस रेशो से रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट उसके रिस्पेक्टिवली जौन सी है वो रेट ऑफ रिएक्शन वो ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट जौन सी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आती। सपोज वो कहते हैं कि जब हमारे पास के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये उससे 3 एग्जांपल्स जो है ना ए बी सी 3 जो है रिएक्शंस है, तीनों का केस में ये के डब्ल्यू है, यहाँ पे इसकी के एस पी है, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट है, और ये जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कहता है ये 10⁻⁻6 10⁻⁵, ठीक है ना। यहाँ तक जब कंसंट्रेशन रहती है तो ये इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज करती है तो ये जो है वो उससे डेविएट करना शुरू कर देता है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है उसी हिसाब से देखें यहाँ से क्या हुआ है कि उसकी डेविएशन ज्यादा होती जा रही है विद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो जो अब क्या है कि ये किस वजह से होता है, वो कहता है द रीजन इसकी ये है कि जब हम लो कंसंट्रेशन पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जितने भी आयंस हैं, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि सोडियम क्लोराइड है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल आयन है, उन्होंने आपस में इंटरेक्शन करना है। उसके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान, मैम और जी 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 बेटा। मैम अलाउ कर दें स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, हो गया अलाउ। तो जो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं, वो जब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि वो उसके जौन सा इंटरेक्शन के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन हाई होना शुरू होती है तो वो उसे डेविएट करता है, तो इसलिए हमने जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है उसको चेंज किया है इलेक्ट्रोलाइट के केस में कि वहां पे जो कंसंट्रेशन है डेट इज नॉट इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स एक्टिव हैं वो बराबर नहीं होते जितनी कंसंट्रेशन है।
ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन को में वो लॉ एप्लीकेबल है। देखें जिस तरह से यहाँ पे वर्क कर रही है मोलारिटी, लेकिन जब हम यही मोलारिटी को इधर करते हैं तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो वो मोलारिटी की टर्म, कंसंट्रेशन की टर्म जो है वो वहाँ पे वर्कआउट नहीं करती बल्कि डेविएशन शो करती है। तो इस डेविएशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई? एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो सा है ये बेस करती हैं ऑन द आयोनिक स्ट्रेंथ पे, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन। आयोनिक स्ट्रेंथ अब क्या होती है? कोई बताएगा आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सोल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड है, सपोज देखिए इसको मैं कहती हूँ 0.1 मोलर सोल्यूशन है। मोलारिटी जब इतनी कंसंट्रेशन डाइल्यूट सोल्यूशन है 0.1 मोलर से कम है तो फिर उससे अगर वो ज्यादा डाइल्यूट है तो वो वर्क करेगा, लेकिन उससे ऊपर वो टर्म वर्कआउट नहीं करेगी। उसके लिए हमने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है? एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। और एक्टिविटी कोएफिशिएंट में हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी मोलालिटी की। मोलालिटी मींस के नंबर, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड कर रही है? मैंने अभी बताया आयोनिक स्ट्रेंथ पे। और आयोनिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? देखें ना, ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन में जब हमने बात की, ये कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पर D, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पर B। और इसी को हमने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब वो हमारे पास सोल्यूशन जितना जितना इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन कंसंट्रेट होता जाएगा तो हम एक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ दिस इज द एक्टिविटी ऑफ, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट, ये जो C प्रोडक्ट थी उसकी D and A and B, इससे हमने इसको एक्टिविटी ऑफ एन आयन इज अफेक्टिव कंसंट्रेशन के, इसकी C के जितने मॉलिक्यूल्स अफेक्टिव थे रेट ऑफ रिएक्शन में वो यहाँ पर वर्कआउट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि अफेक्टिव कंसंट्रेशन उसने फिर आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, जब हम Kc नॉट कहते हैं तो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये वैल्यूज हमें Kc की हर रिएक्शन के जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो थर्मो कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज है, ये हमारे पास लिटरेचर में अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्टिविटी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज में। जब हम इसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? Kc की वैल्यू आती है। ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस इज द एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये गामा क्या आ गया? ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ गई। अब हमने इसको Kc को रिप्लेस कर दिया है विद द एक्टिविटी कोएफिशिएंट। क्या मैं कह रही हूँ कि ये किस पे बेस करती है? एक्टिविटी पे। और वो किस पे बेस करते हैं? आयोनिक स्ट्रेंथ पे। अभी हम देखते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ किस पे अफेक्ट करती है। ये आ गई हमारे पास, ये है एक्टिविटी ऑफ एन आयन। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारे पास X मॉलिक्यूल है इसकी आयोनिक स्ट्रेंथ, सोडियम क्लोराइड है तो ये सोडियम का होगा। सोडियम के कितने आयन्स हैं? और ये गामा जॉन सा, दिस इज द एक्टिविटी कोएफिशिएंट दैट वेरीज विद द आयोनिक स्ट्रेंथ। और आयोनिक स्ट्रेंथ किस पे बेस करती है? डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड द आयन मोबिलिटी। ये किस पे डिपेंड कर रही है कि उसकी मोलालिटी क्या है और उसका चार्ज क्या है। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? मुनीबा इकबाल? जी मैम क्लियर है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अलाउ कर दें। बच्चे अलाउ कर रही हूँ। आप लोग इसके बाद कल से जॉन सा ना फर्स्ट 5 मिनट में जो आ गया उसके बाद एडमिट नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो इसलिए जॉन सा टाइमली आप लोग ज्वाइन किया करें। तो ये आ गया एक्टिविटी कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड कर रही है? आपके ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड द मोबिलिटी ऑफ आयंस। ये आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा, ये यहाँ पे आ गई। ये है आयोनिक स्ट्रेंथ बेसिकली। पिछली स्लाइड पे चेक कर ले हम, ये देखें। Ionic strength of a solution is a measure of total electrolyte concentration and is a function of both concentration and charge of the ions in the solution. आयोनिक स्ट्रेंथ, अगर तो वो एक आयन, एक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है तो हमारे पास सिर्फ एक कैटायन होगा और एक एनाइन होगा, तो उसकी जो आयोनिक स्ट्रेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड द चार्ज इज 1, ठीक है ना, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन एंड क्लोराइड के ऊपर चार्ज भी -1, उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सपोज उसकी कंसंट्रेशन
0.1 है, ये आगे होगा भी, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे तक आप इसको ये जहन में रखें कि अगर हमारे पास सोल्यूशन है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड एंड पोटाशियम सल्फेट का, तो आप कितने आयंस होंगे इसमें? पोटाशियम एक आयन, क्लोराइड दूसरा आयन, सल्फेट तीसरा आयन, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास वो सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे हम इसकी लेंगे कंसंट्रेशन, पोटाशियम की बी जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर उसकी कितना कंसंट्रेशन है, और सी क्या है कि कितना जो सा है सल्फेट की कंसंट्रेशन है और कितनी उसकी ऊपर चार्ज है। तो ये मोलैरिटी ऑफ द आयंस जिसको हमने रिप्लेस करना है मोलैरिटी से इसमें एक्टिविटी में। तो टोटल आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन जो होगा वो इन सब आयंस का सम ऑफ ऑल आयंस इन द सोल्यूशन जो सा है दैट विल बी द आयोनिक स्ट्रेंथ एट इक्विलिब्रिया इन द सोल्यूशन। अच्छा, ये एग्जांपल आ गई इसकी। कैलकुलेट द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट और 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो पोटाशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, एक आयन पोटाशियम का एक नाइट्रेट का, 0.1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन उसने कहा है। चार्ज क्या है इसके ऊपर, कितना है, पोटाशियम के ऊपर +1 है, नाइट्रेट के ऊपर -1 है। तो इसकी वैल्यूज अगर हम इसमें आयोनिक स्ट्रेंथ में कैलकुलेट करते हैं तो 0.1 कंसंट्रेशन थी पोटाशियम का 1 square, and this is the concentration of the solution, and this is -1 is the nitrate इसका आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास इस कैलकुलेशन करें, ये आ गया 0.1 प्लस 0.1 0.2 डिवाइडेड बाय 2 तो आ गया 0.1 मोलर। इसकी आयोनिक स्ट्रेंथ, इसका मोलैरिटी कितनी है 0.1, और जो इसका आयोनिक स्ट्रेंथ है इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशंस जो कि यूनिमॉलिक्यूलर जिसके ऊपर -1 या 0.1 यूनी वैलेंस हैं उनकी जो आयोनिक स्ट्रेंथ है दैट विल बी इक्वल टू द मोलैरिटी, ठीक है ना, उसकी मोलैरिटी के इक्वल होगी। बट इन केस व्हेन जैसे जैसे हमने कहा कि चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। क्या था 1/2। अब हमारे पास नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम कितनी है देखें, सोडियम सल्फेट के केस में सोडियम का एक आयन है, कितनी इसकी कंसंट्रेशन है 0.2, ठीक है ना। 0.1 मोलर सोल्यूशन की है, लेकिन इसकी जो सोडियम, एक सोडियम सल्फेट का जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, सॉल्वेशन होती है उसकी, तो 2 सोडियम के आयन, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी 0.2, और सल्फेट की कितनी है 0.1। हमने यही कहा था ना उसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाई चार्ज, तो चार्ज कितना है सोडियम के ऊपर +1 और सल्फेट के ऊपर -2। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो इसकी कंसंट्रेशन थी 0.2, 1 स्क्वायर प्लस 0.1 मल्टीप्लाई -2, 2 का स्क्वायर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 प्लस 0.2 0.6 0.6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.3 मोलर। Now the ionic strength of sodium sulfate is 0.3 molar and the concentration जो उसकी है that is the 0.1 molar. Got it? How the molarity is different from the ionic strength. How the activity varies with respect to the activity. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सॉल्यूशंस के केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसके साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज कौन सी हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो आइडियल से बिहेवियर से वेरी करती हैं। तो उसकी रीज़न क्या है, उनकी आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ कौन सी है वो यूनिवेलेंट आयंस के लिए ionic strength equal to molarity, but for as the charge increases, as the concentration increases, it varies, the ionic strength deviate जो है move on करती हैं from the value of unity। ये एग्जांपल दिए कि 1:1 टाइप का अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आयोनिक स्ट्रेंथ उसकी सपोज C है, ठीक है, जो उसकी मोलैरिटी है वही तकरीबन उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ होगी। 1:2 जो भी हमने सोडियम सल्फेट की पढ़ी है तो क्या था, उसकी 0.1 थी तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.3 टाइम्स उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ इनहांस कर जाएगी उसकी कंसंट्रेशन से। 1:3 टाइप मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, सोडियम फॉस्फेट है, तो 6 टाइम्स जो है, और 2:2 के लिए 4 टाइम उसकी कंसंट्रेशन के 4 टाइम्स उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस रैपिडली विद चार्ज ऑफ आयंस, increases as the square of charge.
आयनिक एक्टिविटी में जब हमने देखा था एक्टिविटी में, तो उसमें हमारे पास क्या था, एक्टिविटी कोएफिशिएंट गैमा, ये जो पीछे आपने पढ़ा है गैमा की वैल्यू हम देख लेते हैं दोबारा आपको, ये वाला, ये गैमा एक्टिविटी किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन, जो कि हमने मोलालिटी में लेनी है, और ये क्या है, गैमा एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट को वो कहता है आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो इसके लिए डिबाई हक्कल ने डिराइव की थी 1923 में एक इक्वेशन। वो कहता था कि जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है ये वेरी करता है विद द चार्ज ऑफ द आयन, ठीक है, जो भी इसके ऊपर चार्ज है उसके ऊपर आयन के ऊपर जो चार्ज है उसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट, ये वैल्यू उसने ये इक्वेशन डिराइव की थी, डिवाइडेड बाय 1 + 3.3 अल्फा एक्स। अल्फा क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द आयन इन नैनोमीटर, कि आपके पास सोडियम का आयन है उसका रेडियस डेफिनेटली डायमीटर डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द लेड, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, या अगर हम पोटाशियम का ले लें तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू द सोडियम, लेकिन डिफरेंट होगा ना। तो इसलिए दिस इज द इक्वेशन कि किस तरह से जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं वो वेरी करेंगी, मूव ऑन करेंगी विद द ये किस पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे। म्यू क्या थी, आयोनिक स्ट्रेंथ, जितनी जितनी आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करेगी तो उसी तरह से एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू भी वेरी करेगी, ठीक है जी। ये चार्ज हो गया, ये आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, ये डायमीटर ऑफ द आयन आ गया, एंड दिस इज वैल्यूज हेल्प अस टू कैलकुलेट द एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर आयन एक्स। ये देखिएगा ये वैल्यूज हैं इसकी, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये एक टेबल है जिसमें कि ये हाइड्रोनियम आयन, लिथियम, पोटाशियम, रुबीडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है ना, ये इसने डायमीटर दिया हुआ है कि हर आयन की क्या क्या डायमीटर है, किस नैनोमीटर रेंज में है। और ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट जैसे हमने कहा कि ये आयन पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि ये कंसंट्रेशन से पे वेरी करती है, ठीक है। तो अब ये 0.001, 0.05, 0.1 से ऊपर जब हमारे पास आयनिक एक्टिविटी को हम लेते हैं तो वो उसके लिए वर्कआउट नहीं करती, बल्कि हमें उसको उसकी हम थ्योरेटिकल वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि फिर हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से उसको जज करना पड़ता है। गॉट इट। 0.1 मोलर सोल्यूशन तक हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट वैल्यूज कौन सी हैं, वर्कआउट करती हैं। ये देखें, डिबाई हक्कल फेल्स बियॉन्ड आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर, we then must use experimentally derived activity coefficient। अच्छा, अब उसने क्या कहा, क्या प्रॉपर्टीज है एक्टिविटी कोएफिशिएंट की, कि 0 से लेके 0.1 मोलर सोल्यूशन की अगर तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है तो वहां पे हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यूज को हम यूज करेंगे। तो एज द आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एक्टिविटी कोएफिशिएंट जौन सी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एज द आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, म्यू से शो किया है इसको, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेस देन 1 होगी। आयोनिक स्ट्रेंथ जब अप्रोचेस टू 0, द एक्टिविटी कोएफिशिएंट डिक्रीजेस इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। यहाँ पे लेस देन 1 होगी, यहाँ पे इक्वल होगी या ग्रेटर देन 1 होगी अगर आपकी आयोनिक स्ट्रेंथ जौन सी है वो approaches the 0. As the charge of the ion increases, the departure of away from ideal behavior, ठीक है, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा तो आइडियल बिहेवियर से डिपार्चर जौन सा है वो होना शुरू हो जाएगा। हाईली चार्ज आयंस कॉज ग्रेटर डेविएशन, स्मॉलर द हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ एन आयन द मोर इट कॉज नॉन आइडियलिटी इन द सॉल्यूशन। हाइड्रेटेड रेडियस जितना स्मॉल होगा किसी आयन का, the more it caused non-ideality in the solution, वो उतना ही आइडियलिटी को, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या है, अगर उसकी जो आयनिक जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लेस देन है 0.01, तो हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो एक्टिविटी जो है दैट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन, जिस तरह भी हमने यूनिवैलेंट आयन के लिए देखा था। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, जब उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन 0.1 है। यहाँ 0.01 पे ये आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं और ये आइडियली बिहेव करते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ के साथ, और एक्टिविटी को हम जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। बट इफ इट इज लेस देन और ग्रेटर देन 0.1 देन क्या होगा, जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है लेस देन 1, देन एक्टिविटी इज लेस देन concentration of ionic species,
If it is greater than 0.1, then things get complicated. In general, when we try to keep ionic strength less than 0.1 so that we can use concentration instead of activities. Got it? Clear है students? यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है दोबारा से तो पूछ ले. स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम, जी मैम, मैम आपकी आवाज अभी कटने लग गई है. मैम आवाज आ रही है लेकिन मैम अभी कटने लग गई है. अच्छा चलें, अब ये नेट का प्रॉब्लम है, क्या किया जाए. अच्छा जी, यहाँ तक फिर आपके पास आगे इसकी कंसंट्रेशन में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ये क्लियर हो गया हमारे पास. यहाँ तक अब इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस कैलकुलेट, ये इसकी न्यूमेरिकल है. एक्टिविटी कोएफिशिएंट आपने कैलकुलेट करना है पोटाशियम और सल्फेट की इन अ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम सल्फेट. अब उसने कहा कि जो पोटाशियम आयन है उसकी जो अल्फा वैल्यू है डेट इज 0.3 नैनोमीटर और जो सल्फेट है उसकी 4 नैनोमीटर है. तो आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है. तो नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल, ये जो फार्मूला हमने डिवाइड का यूज किया था, हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट को उसने कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है. ये वैल्यूज उसने ये डायमीटर दी है पोटाशियम का भी और सल्फेट का भी. 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम सल्फेट, तो 1/2 ए क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, और दिस इज द क्या है, जी क्या है, चार्ज ऑन पोटाशियम, एंड दिस बी क्या है, बी इज द चार्ज ऑफ. खैर मैं इसको डाटा केबल से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ. यहाँ से ज्यादा वो होना शुरू हो गया. आ रही है बट स्टूडेंट्स आवाज आपको? जी मैम आवाज अब सही आ रही है. चलें ठीक है. तो ये हमारे पास पोटाशियम के लिए इसका जो है आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर के की कंसंट्रेशन कितनी थी, K2 है, तो ये आ जाएगा 2 आपके पास इसकी आ गई ना. 2 जो है वो वैल्यूज इसमें आ जाएगी. जमा सल्फेट की कितनी है, सल्फेट का 1 है, तो ये 0.02 जो था इसकी कंसंट्रेशन थी, और उसका जो डायमीटर था वो पीछे दिया इन्होंने. सल्फेट का अल्फा और ये पोटाशियम का अल्फा, नहीं ये उसने डिफरेंट दूसरा न्यूमेरिकल कर दिया है. ठीक है. अच्छा चलो यहाँ से देख लेते हैं फिर इसको. अब 0.02 मोलर सोल्यूशन है और इसका चार्ज कौन सा है, इसका -2 चार्ज है इसके ऊपर, तो -2 का स्क्वायर, और सल्फेट कंसंट्रेशन क्या है 0.020 0.020, और यहाँ पे K2 है तो इसलिए हमने इसकी कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब इसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेशन कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो इस सोल्यूशन की है 0.06 है, जबकि ये आपके पास इसकी मोलैरिटी 0.02 मोलर है. तो आयनिक स्ट्रेंथ जो सी है वो वेरी कर रही है विद दी मोलैरिटी. ठीक है. अब उसने कहा कि we look up in the table the activity coefficient based on this ionic strength. ये आपके पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट हाइड्रोनियम आयन के नाइट्रेट का है, और ये जो सा है वो नाइट्रिक एसिड का है. तो इसको अगर आपने सारी सबकी एक्टिविटीज को इसकी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे, तो आपके पास ये प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में इसने प्रोडक्ट रखा है, ये 2 रिएक्टेंट्स इनको कंसिडर किया है. तो जो Ka की वैल्यू है वो कैलकुलेट करें, और उसके बाद फिर उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है. यहाँ पे एक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर 0.Ka के साथ उसने उसको डेट इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई Ka, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये दिस इज 7.1. फिर उसको इसकी एक्टिविटी के साथ कैलकुलेट कर दिया. यहाँ पे पहले उसने फॉरवर्ड रिएक्शन का कैलकुलेट किया, और यहाँ पे फिर उसके रिवर्स रिएक्शन को कैलकुलेट किया कि नाइट्रिक एसिड ऊपर आ गया और रिएक्टेंट्स जो है वो नीचे उसने कैलकुलेट करके उसके के की वैल्यू में पुट किए हैं. ठीक है.
इसी को भी हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ते हैं। चलिए, कैलकुलेट द pH ऑफ द प्योर वाटर यूजिंग एक्टिविटीज एंड डू द सेम थिंग व्हेन प्योर वाटर हैज 0.1 मोलर KCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन, activity of hydroxyl and hydroxyl ion, potassium chloride is monovalent, ionic strength किसके इक्वल होगी, ionic strength will be equal to the molarity 0.1 if we know the जो हमारे पास activity coefficient है for hydrogen and hydroxyl, we find these values to be 0.83। दोनों को जब हमने कैलकुलेट किया है तो वो कहता है, हम इसको देखेंगे अगर लिटरेचर से, तो एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की ये वैल्यूज आएंगी। वी कैन नाउ सॉल्व एज वी डिड बिफोर। तो ये हमारे पास KW होता है 1 × 10⁻14, तो 0.83 मल्टीप्लाई 0.76 लॉग लेंगे इसका, तो वो 6.90 उसकी pH हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये सारी थी एक स्लाइड। अब मैं इसी चीज़ को आपके साथ, जो आपके बुक नोट्स हैं, जो मैं जिस बुक हम कंसल्ट कर रहे हैं उसके साथ डिस्कस करें। तो उसने क्या कहा कि जो हमारे पास हमने ये कैलकुलेशंस की थी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की, तो उसमें कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ अ स्पीशी, इसकी मैयर है इफेक्टिवनेस की, विद विच दैट स्पीशीज इन्फ्लुएंस इक्विलिब्रियम इन विच इट इज पार्टिसिपेंट। देखा था ना हमने कि KW की वैल्यू किस तरह से थर्मोडायनामिक की जो K वैल्यू है उससे वेरी करती है, और किस तरह से वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटी कोएफिशिएंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमने कहा कि ये किस पर डिपेंड करती है, आयनिक स्ट्रेंथ पे। हमने देखा था कि जो हमने पहली स्लाइड देखी थी कि किस तरह से वो जो है इक्विलिब्रियम से डेविएट करती है एज द सॉल्यूशंस जो है वो कंसंट्रेशन जो है उसकी ज्यादा होती है। द एक्टिविटी कोएफिशिएंट of a species departs farther from unity as the charge carried by species increases। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो सी है वो 1 से बियॉन्ड जाती जाएगी। Activity coefficient of an uncharged species approximately unity and is independent of its ionic strength. At any given strength, ionic strength, the activity coefficient of ions of the same charge are approximately equal। तो वही सारी बातें जो भी हमने पहले की हैं, ये से पॉइंट्स में इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि इसकी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की। इसके अब न्यूमेरिकल देख लें। कैलकुलेट द मीन एंड द टोटल एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो है, ये आपने पिछला अगर सुना हो, लिया हो लेक्चर, तो एक्टिविटी और मीन एक्टिविटी ये थी ना हमारे पास, ये था हमारे पास इसकी, जो हमने इसकी मीन एक्टिविटी कैलकुलेट की थी। एक्टिविटीज 10 for 1:1 इलेक्ट्रोड, द मोलैरिटी वी हैव दिस, और फिर ये आपके पास जो मीन एक्टिविटी है वो 1 × 1, ये x और y था, ये इसके ऊपर कितने इसके चार्ज थे प्लस m, ये v क्या था, टोटल नंबर ऑफ आयंस के। सपोज हमारे पास सोडियम सल्फेट है तो एक मॉलिक्यूल में कितने आयंस है, 2 सोडियम के और 1 सल्फेट का। ठीक है ना, तो v इज द 3। ये जिस तरह ये पोटेशियम क्लोराइड है तो ये 2 आयंस है ना, तो इसलिए हमने v को 2 रखा था। और जब हमने इसमें लिया बेरियम क्लोराइड तो ये v जो है वो 3 है। तो अब किसके 2 थे, किसके 3 थे, x यहाँ पे दो इसके एटम्स हैं, तो इसलिए हमने इसको x की रेज़ टू पर जो है x की एक्टिविटी इज इक्वल टू द, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? अच्छा, ये है कॉपर सल्फेट हमारे पास। कॉपर सल्फेट इसके साथ कॉपर, कैलकुलेट द मीन एंड द टोटल एक्टिविटी। तो मीन एक्टिविटी लास्ट लेक्चर का था कि x मल्टीप्लाई y, ठीक है ना, x रेज़ टू पर x, y रेज़ टू पर y। तो ये क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। ठीक है, दोनों का एक एक आयन है, कॉपर का भी एक है, सल्फेट का भी एक आयन है, टोटल 2 आयंस हैं, तो 1/v है 1/2।
2। मोलालिटी क्या है सोल्यूशन की आपके, मल्टीप्लाई एक्टिविटी कोएफिशिएंट, तो 1:1 आ गया, ठीक है। मीन एक्टिविटी इसकी ली, तो मीन एक्टिविटी का हमने क्या किया, इसको जब इसका हमने 1/2, तो मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, उसकी मोलालिटी इनटू द एक्टिविटी कोएफिशिएंट के। और जब हमने उसका टोटल एक्टिविटी के लिए क्या है हमारे पास, जो मीन एक्टिविटी है रेज टू पर वी था, इसका रेज टू पर वी कितने आइंस थे, जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये क्या आ गया, m स्क्वायर गैमा स्क्वायर, ठीक है, ये वाला स्क्वायर ऊपर आएगा। नेक्स्ट आता है सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट में x इज इक्वल 3, y इज इक्वल 1, तो टोटल क्या है सोडियम फॉस्फेट 3:1, टोटल कितने मॉलिक्यूल आयंस हैं, 4 आयंस हैं। तो सोडियम के x रेज टू पर x, तो x के 3 है ना, तो यहाँ पे सोडियम के आगे 3 के रेज टू पर 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 1 के साथ हमारे पास क्या है, फॉस्फेट का एक आयन है, रेज टू पर 1/4, 4 क्यों कहा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल 4, मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो भी इसका है, तो ये आपके पास टोटल 4 आ गया, ये आ गया 9 क्या रेज टू पर 3 into 3 is 27, रेज टू पर 1/4 इसका जब आप लेंगे 1/4 आपके पास आ गया m, और इसकी गैमा जो है वो इसका क्या होगा, टोटल मीन एक्टिविटी और टोटल एक्टिविटी रेज टू पर, तो इतने इसके v था, v की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल v इज इक्वल 4, तो ये 27 m रेज टू पर 4 गैमा रेज टू पर 4, गॉट इट। और लास्ट कैलकुलेट द मीन एक्टिविटी ऑफ द आयंस एंड एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और इसकी एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज 0.778। ये आपने इसका ले लिया 0.1 प्लस गैमा इज इक्वल, इसकी वैल्यू आ गई, मीन एक्टिविटी इसकी आ गई 0.1 मोलर है, इसकी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू मल्टीप्लाई किया 0.07 आ गया, 2 आयंस है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 6.05 into 10 raised to पर -3 is the total activity of the solution। ठीक हो गया जी, क्लियर है। कैसे आपने इसको डिटरमिन करना है, इसको डिटरमिन करने के लिए जिस तरह हमने इक्वेशन डिराइव बाय हैकेल इक्वेशन यूज होती है, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म इक्वेशन की नेगेटिव लॉग ऑफ 0.50 कैलकुलेट करके जब हमने बाकी सब चीज़ें निकाली हैं उसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी अनदर फॉर्म बाय हैकेल इक्वेशन की है, ये रिप्रेजेंट करती है इसके लिमिटिंग लॉ को। दिस एक्सप्रेस द वेरिएशन ऑफ द एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एन आयंस विद द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, उस पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन 2.25 follows that activity coefficient of an ion should decrease with increasing the ionic strength of the solution। इंडिविजुअल वही जो सारी बातें हमने पहले कर ली हैं उसी के इसकी डिस्क्रिप्शन में है, और उसने कहा कि इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू वी आयंस, तो वो किसमें होगा, कैटाइन और एनाइन में। तो हम इसको जो इसकी वैल्यू है इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्लस लॉग